आज के प्रशिक्षण सत्र में हम बालकों से संबंधित विषयों पर बातचीत करेंगे, जिसमें पॉक्सो हमारा मेन थीम रहेगा। और पॉक्सो के संबंध में क्या क्या नियम बनाए गए हैं, किस प्रकार से लागू किया गया, क्या इसकी अवधारणा है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे भारतीय संविधान में जो भाग 3 है फंडामेंटल राइट्स का, उसमें आर्टिकल 15 में दिया गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर विभेद प्रतिषेध किया गया है। There shall not be any discrimination only on the ground of caste, religion, sex और place of birth। लेकिन इसी में एक एक्सेप्शन दे दिया गया है कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें यह निवारित नहीं करेगा, अर्थात बच्चों के लिए विशेष कानून बनाए जा सकते हैं। अब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे, जो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और 39 में नीति निर्देशक तत्वों में यह बात कही गई है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमा में पूर्ण वातावरण देने के लिए उनके स्वस्थ विकास के अवसर के लिए सुविधाएं दी जाए, और बालकों में और अल्प वय के जो व्यक्ति हैं उनको शोषण से और नैतिक व आर्थिक परित्याग से उनकी रक्षा की जाए। इसका अर्थ है कि बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए पूरी जो सुविधाएं हैं वह राज्य देगा। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बच्चों के कल्याण की बात करते हैं, इनको एक स्वस्थ वातावरण देने की बात करते हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास में कोई बाधा ना आए, आबाद गति से उनके लिए अच्छा वातावरण बनाया जा सके, इसके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की, जिसे हिंदी में किशोर न्याय, बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम वर्ष 2015 कहते हैं। और साथ ही पॉक्सो अधिनियम बनाया गया, जिसमें बच्चों के विरुद्ध होने वाले यौन अपराधों पर इसमें व्याख्याएं दी गई हैं और साथ ही सजाओं का भी प्रावधान दिया गया है। पुलिस द्वारा बच्चों के प्रकरणों में वैधानिक कार्रवाई करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए हैं और इस एसओपी को मुख्यालय द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसे हमने सभी प्रदेश के जनपदों में लागू किया है। प्रत्येक जनपद में एक ऐसी यूनिट बनाई गई है जो बच्चों के लिए कार्य करेगी, और इसका नाम रखा हुआ स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। ये किशोरों के लिए कार्य करेगी, जिसमें बच्चों से संबंधित उनके अपराधों को दर्ज किया जाना, या कोई बच्चे ऐसे जो भिक्षावृत्ति में हैं या कहीं कानून के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, या ऐसे बच्चे जिनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, ऐसे बच्चों से संबंधित ये यूनिट कार्य करेगी। प्रत्येक थाने में हमने बाल पुलिस अधिकारी बनाए गए हैं, जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर हैं, और इनका कार्य होगा कि बच्चों के लिए सभी सुनवाई करना। ये सादा वस्त्रों में रहेंगे, ये यूनिफॉर्म में नहीं रहेंगे। इनके साथ महिला पुलिसकर्मी लगाई गई हैं, या ये स्वयं महिला सब इंस्पेक्टर होंगी, और इनका कार्य होगा कि ये एसजेपीयू के साथ में मिलकर जो भी अपराध घटित होते हैं या बच्चों के संबंध में जो पुलिस कार्रवाई करती है, उसके नोडल अधिकारी के रूप में ये कार्य करें। वरिष्ठतम जो अधिकारी है, नोडल अधिकारी, वो एसपी रैंक के अधिकारी को बनाया गया है, और हर जनपद में इसका गठन किया गया है, इनको स्टाफ दिया गया है, और इनकी ट्रेनिंग का कार्य भी लगातार चलता है। इसमें यूनिसेफ के सौजन्य से लगातार इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम, इनको मटेरियल दिया जाना, नए नए कानूनों से, नियमों से इनको अवगत कराना तथा इनकी फील्ड विजिट कराना, ये सब कार्य सतत रूप से यहाँ किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने बच्चों के प्रति अपराध जो बढ़ रहे हैं उसमें कार्रवाई करते हुए एक एक्ट बनाया, जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये 2012 वर्ष वाला अब लागू है, और इसके जो रूल्स हैं, जिसमें पॉक्सो रूल्स हैं, वो 2020 में अमेंड होकर आए हैं, और इसमें पनिशमेंट्स को काफ़ी स्ट्रिंजेंट बना दिया गया है। इसमें नए नए प्रावधान जोड़े गए हैं,
और ये समय के अनुसार एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसमें लगातार सुधार होते रहते हैं। पॉक्सो में ऐसे मामले जो लैंगिक अपराध हैं, उनसे बालकों का संरक्षण करता है। यदि किसी बालक के साथ जो अपराध अभी मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, इस प्रकार का कोई अपराध घटित होता है तो स्वयं बच्चे के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, उनके पेरेंट्स या किसी भी हितधारक के द्वारा यह सूचना थाने पर दी जा सकती है, या जो यूनिट मैंने बताया कि SJPU, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, उसको दी जा सकती है। प्रत्येक थाने पर जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं स्पेशल हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं जो सादा वर्दी में रहते हैं और ये बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के नाम से जाने जाते हैं, तो उनको सूचना दी जा सकती है। उनका कर्तव्य होगा कि बच्चे की FIR पंजीकृत करें और इसमें समुचित धाराओं का समावेश किया जाए। पॉक्सो एक्ट में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, अर्थात यह लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बालक और बालिकाएं, इनके प्रति यदि अपराध होता है, चाहे वो लैंगिक हमला हो या लैंगिक उत्पीड़न की घटना या कोई भी प्रवेशन संबंधी इस प्रकार के घटनाएं जिसमें सेक्सुअल और पेनिट्रेटिव इसमें ऑफेंस किया गया है, तो ऐसे सभी मामले इसमें दर्ज किए जाते हैं। और इसकी धाराओं के बारे में कुछ लोगों को भ्रांति रहती है। जैसे आज ही एक मामला थाना सिसोलर का जनपद हमीरपुर से आया। उसमें एक व्यक्ति जो 22 वर्ष की अवस्था का है, उसने एक 7 वर्ष की बालिका के साथ दुराचार किया, जिसमें उसने अपने लिंग को उसके मुख द्वार पर प्रवेश करा दिया, जो कि एक ऑफेंस बनता है। ये एग्रेवेटेड ऑफेंस की श्रेणी में आता है और इसमें उन्होंने हल्की धाराएं लगा दी। तो इसके लिए मैंने बताया कि इसमें DGP महोदय का एक परिपत्र है जिसमें बड़े स्पष्ट तौर से दिया गया है कि जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो सभी धाराएं उसमें दी गई हैं, उससे संबंधित जो पनिशमेंट्स हैं उनका भी उल्लेख किया गया है। इसलिए सही धाराओं में केस को पंजीकृत करना बेहद आवश्यक है, अन्यथा इसमें विचारण के दौरान और प्रोसिक्यूशन के दौरान इसमें एक्यूज्ड को उसका लाभ मिल सकता है। तो ये जितने भी इसका जो प्रोसीजर है उसके बारे में मैं अब आपको विस्तार से बताऊंगा। जब भी पॉक्सो से संबंधित किसी अपराध की सूचना किसी व्यक्ति, हितधारक या बच्चे के द्वारा ये SJPU को या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को दी जाती है, तो उसका ये दायित्व है कि इसको रिकॉर्ड करे और उसको अविलंब FIR के रूप में पंजीकृत कराए, इसकी GD एंट्री करे। यदि बच्चे को किसी मेडिकल सहायता की और मेडिकल परीक्षण की जो आवश्यकता होती है उसको निःशुल्क उसको उपलब्ध कराए। इस किसी भी घटना की सूचना तत्काल और अधिकतम 24 घंटे के अंदर यह CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी दे दें और उसका मेडिकल कराने के उपरांत बच्चों का की संरक्षण करने के लिए आवश्यक है कि वह कहाँ रहना चाहता है, ऐसे स्थान पर उसको ये सुरक्षा के साथ स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। रिपोर्ट करने के दौरान कई बार इस प्रकार की समस्याएं देखी गई हैं कि बच्चा कोई अन्य भाषा बोलता है जिसका समझने वाला थाने पर उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए दुभाषीय का प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही यदि बच्चा कोई स्पेशल चाइल्ड है, वह केवल इशारों से अपनी बात करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो उसकी बात को समझता है या जो एक्सपर्ट है इस फील्ड में ट्रेंड, उसकी सहायता ली जा सकती है। इसी प्रकार से जो सूचना दी जाती है उसको अवश्य ही उसको पढ़कर सुना देना चाहिए। वह जिस भी भाषा में बोलता है, जैसा बोलता है, उसी प्रकार से वर्बेटिम उसकी FIR को पंजीकृत किया जाना चाहिए। कई बार जो SJPU की जो हमारी GD है, जो वहाँ एक रजिस्टर रखा गया है, उसमें उसका एंट्रीज नहीं करते। वो सोचते हैं कि थाने पर FIR लिखा दी गई है, लेकिन जितने भी ऐसे मामले जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के पास आते हैं वो अपने सभी अभिलेखों में इसको दर्ज करें और जब FIR पंजीकृत हो जाती है उसकी एक निःशुल्क कॉपी इन्फॉर्मेंट को उपलब्ध कराएं और उसके साथ ही अपने सभी रिकॉर्ड्स में अध्यादेश कर उसकी एक कॉपी अपने पास भी रख लें। कई बार बच्चे कस्टोडियल वायलेंस के भी शिकार होते हैं, जिसमें किसी यदि शेल्टर होम में रुके हुए हैं,
कहीं सेफ्टी प्लेस में हैं या किसी थाने में हैं और उनके साथ अगर कोई दुराचार की घटना रिपोर्ट की जाती है तो ऐसे में बाल पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि 24 घंटे के अंदर उसको CWC के समक्ष अवश्य पेश करे। उसमें उसका मेडिकल कराया जाना, उनको उपचार दिया जाना, वह सबसे पहली प्राथमिकता रहेगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर उनको CWC को रिपोर्ट करना भी आवश्यक है। बच्चे के चिकित्सा परीक्षण के दौरान जो भी साक्ष्य एकत्र किए गए हैं उनको FSL को यानी फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को अतिशीघ्र भेज देना चाहिए, जिससे कि वहाँ की एक्सपर्ट ओपिनियन प्राप्त हो सके और इसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिल जाए। आईओ को चाहिए कि वह जल्दी इस कार्रवाई को पूरा करे। साथ ही अगर 164 के बयान उनके कराए जाते हैं तो वह भी शीघ्रता से कराएं। और इसमें 164 के बयान में ये भी प्रावधान कर दिया गया है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली भी कराए जा सकते हैं। यदि कोई बच्चा ऐसी स्थिति में है कि वह वहाँ मजिस्ट्रेट के पास नहीं पहुँच पाता है तो यह भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि उसको इलेक्ट्रॉनिकली वीडियोग्राफी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसको रिकॉर्ड कराया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में जो एक्यूज़्ड है उसके वकील के होने की भी आवश्यकता नहीं है। अब मैं पोक्सो के अंतर्गत कुछ होने वाले जो महत्वपूर्ण अपराध हैं उनके बारे में, उनकी सज़ाओं के प्रावधान के बारे में बताऊंगा। जो सबसे पहले जो सज़ा का प्रावधान है वो धारा 3 में उसकी डेफिनेशन दी गई है और 4 में उसके लिए दंड दिया गया है, जिसका है जो डिस्क्रिप्शन है वो है प्रवेशन लैंगिक हमला, पेनिट्रेटिव सेक्स के लिए इसमें कम से कम 10 वर्ष की या आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है और इसमें जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। जुर्माना विक्टिम को भी सुटेबली इसमें दिया जाता है। इसके बाद धारा 5 व 6 है, जिसमें जो एग्रेवेटेड प्रवेशन का मामला है, जो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है, उसके बारे में दिया गया है। यह हमला कब गुरुतर माना जाएगा? यदि को पुलिस अधिकारी, कोई आर्म फोर्स का कोई व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति जो उसका रिश्तेदार हो या कोई जुवेनाइल होम या कोई ऐसा स्थान जहां बच्चा जिस पर ट्रस्ट करता है वो वहां रह रहा था, वहां उसके साथ अपराध हो जाता है, या कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी है, कोई दंगे की स्थिति है, ऐसे में कोई प्रवेशन हमला करता है, तो इस प्रकार के सभी अपराध ये गुरुतर प्रवेशन अपराधों की श्रेणी में आ जाएंगे और इसमें बढ़ा हुआ पनिशमेंट है, जिसमें 20 वर्ष का कम से कम कठोर कारावास की सज़ा दी जाती है और ये आजीवन कारावास व मृत्यु दंड तक भी हो सकती है। इसमें भी फाइन का भी प्रावधान किया गया है। इसके बाद धारा 7 व 8 ये कंपैरेटिवली एक लाइटर धारा है, जिसमें लैंगिक हमला है और इसमें 3 से 5 वर्ष तक की सज़ा है तथा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। जो धारा 9 है वो गुरुतर लैंगिक हमला है। पहले मैंने बताया था 3 और 4 ये है प्रवेशन के मामले जो पेनिट्रेटिव सेक्स के बारे में। और पेनिट्रेटिव सेक्स में ज़रूरी नहीं है कि इसमें केवल योनि वाला जो प्रवेशन है, इसमें योनि के अतिरिक्त मूत्र द्वार, गुदा, मुंह आदि यदि किसी ने उसमें अपना लिंग को प्रवेश किया या इस प्रकार से बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया है कि उसको टच किया है, तो ये सब मामले इसी प्रवेशन लैंगिक हमले की श्रेणी में आ जाएंगे। और जो मैंने बताया जो कैटेगरीज हैं, अगर कोई जिम्मेदारी के पद पर है ऐसा व्यक्ति करता है या कोई सी जो शेल्टर होम है या हॉस्पिटल है उसका मैनेजमेंट है, ऐसे स्थान पर कोई भी कर्मचारी इस तरह का काम करता है तो मामला गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की श्रेणी में आ जाएगा। इसके साथ ही जो गुरुतर लैंगिक हमला है उसमें मैंने बताया कि इसमें कम से कम जो सज़ा है वो 5 वर्ष की है और 7 वर्ष तक भी हो सकती है, जिसमें साथ में जुर्माना भी होगा। इसी प्रकार धारा 11 और 12 इसमें जो यौन शोषण के मामले हैं, जिसमें किसी प्रकार से टच किया गया है, जो लैंगिक दृष्टि से किसी बच्चे को गलत जगह पर छुआ गया है, उसके ब्रेस्ट पर छुआ गया है या उसके किसी जननांग को छुआ गया है, तो ये सब मामले इसकी श्रेणी में आ जाएंगे, जिसमें 3 वर्ष और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जो धारा 13 और 14 है उसमें अश्लील प्रयोजनों के लिए अगर बच्चों का दुरुपयोग किया गया है, इसमें जुर्माना 5 वर्ष जुर्माना है और 5 वर्ष की इसमें सज़ा मिलेगी। यदि इस
तरह के हमले को दोबारा कोई करता है तो उसको फिर 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। कोई भी व्यक्ति यदि वाणिज्यिक मामलों के लिए कोई इस प्रकार की फिल्में बनाता है, कोई अश्लील सामग्री का भंडारण करता है, तो उसमें सज़ा 3 वर्ष की कारावास की और जुर्माना हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई रिकॉर्ड करता है किसी वीडियो, फोटो आदि को, और कि उसको सूचना देनी है, लेकिन सूचना देने के बाद वो अथॉरिटीज़ को सूचना दे दी, उसके बाद उसे चाहिए कि उसको डिलीट कर दे। यदि उसने अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में या किसी भी रूप में इस प्रकार की बच्चे की तस्वीरों को, वीडियो को रखा है, तो वह भी दंड का भागीदार होगा और इसमें 5,000 रुपये तक का नकद जुर्माना हो सकता है। यदि यही अपराध दोबारा किया जाता है तो 10,000 रुपये का नकद जुर्माना लगेगा। धारा 16 व 17 पोक्सो की कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार के अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, कोई किसी को इस प्रकार के अपराध करने के लिए उकसाएगा, तो उसके लिए भी वही दंड दिया जाएगा जो मैंने पूर्ववर्ती धाराओं में, जैसे 4 में बताया था, धारा 6 में, धारा 8 में, धारा 10, 12, 14, इनमें जो सजाओं का प्रावधान बताया है, वही सजा दुष्प्रेरण के लिए धारा 16 व 17 के अंतर्गत दी जाएगी। धारा 18 में कोई भी अगर किसी अपराध को, इस प्रकार के पोक्सो के अपराध को करने का प्रयत्न करता है, अटेम्प्ट करता है, तो उसके लिए सज़ा, जो मुख्य अपराध है उसकी आधी सज़ा होगी। जैसे आजीवन कारावास है तो पूरे जीवन काल का उसका आधी सज़ा उसको इसमें मिलेगी। यदि कोई ऐसा बालक है या बालिका है जिसके बारे में आपको रिपोर्ट प्राप्त हुई है, कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी स्तर का है, उसको रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त होती है कि किसी के साथ अपराध हुआ है, तो उसको चाहिए कि ऐसे बच्चे को, जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है, जो हमारा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी है, या नज़दीकी जो हमारी SJPU विशेष किशोर पुलिस इकाई है, उसको सुपुर्द कर दे। और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है कि उसका आकस्मिक उपचार कराएगा, खाना, कपड़े, प्रसाधन, पीने का पानी आदि की व्यवस्था करेगा। और इसमें मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरांत वह देखेगा कि इस बच्चे के बारे में जो विस्तृत जानकारी मिलती है उसको GD में दर्ज कर लें, और जो भी अपराध बनता है उसके अनुसार उसकी कार्रवाई कराएं, उसकी FIR पंजीकृत कराएं और समय से उसको CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करें, और वहाँ से जैसा भी आदेश प्राप्त होता है उसके बाद अग्रिम कार्रवाई करें। जब ऐसे क्राइम के विक्टिम बच्चे को CWC के समक्ष आप पेश करते हैं तो उससे पहले आपको उसकी पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि की एक रिपोर्ट बनानी होगी, जिसका प्रारूप 17 है और 17 नंबर जो प्रोफॉर्मा है उसको भर कर ले जाते हैं, जिसमें बच्चे का पूर्ण विवरण, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में यह सब दिया गया होगा, और ये धारा 31 व नियम 18 के अंतर्गत किया जाना बेहद आवश्यक है। CWC की कमेटी में, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, इसमें जो अध्यक्ष हैं वो अमूमन एक जुडिशल अधिकारी होते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशल मजिस्ट्रेट क्लास 1 के होते हैं, और वो उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त जो सदस्य हैं उसमें उनको नामित किया जाता है सरकार के द्वारा, और ये सोशल वर्क से संबंधित जो इस फील्ड में काम करते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे लोगों को रखा जाता है। तो पूरी समिति के समक्ष उनको बच्चे को पेश करना चाहिए, लेकिन किसी भी दशा में अगर समिति की सिटिंग नहीं हो रही है तो कम से कम एक सदस्य के समक्ष उसको पेश कर देना चाहिए। पॉक्सो रूल 2020 प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस रूल्स वर्ष 2020, ये नए रूल्स ऐसे बनाए गए हैं कि जिसमें विस्तार पूर्वक पूरे प्रोसीजर को दिया गया है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रखी गई है कि चाहे विद्यालय, कॉलेज या कोई भी ऐसी संस्थान जहां बच्चों का आना जाना होता है, शेल्टर होम, अस्पताल, अर्थात कोई भी ऐसी जगह जहां बच्चा सामान्य रूप से जाता है, ऐसे सभी स्थानों पर जो भी कार्यरत कर्मचारी हैं, चाहे वो रेगुलर हों, चाहे टेम्परेरी हों, चाहे एडॉक बेसिस पर हों, या किसी संस्था के द्वारा वहाँ पर लगाए गए हों, तो ऐसे सभी कर्मियों का सत्यापन किया जाना, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट लगनी बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए ये प्रत्येक संस्था की जिम्मेदारी है कि वह अपने सभी कर्मचारियों का सत्यापन करा लें।
साथ ही उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी भी रखना ये आवश्यक है। यह पॉक्सो रूल्स 2020 में कंपलसरी कर दिया गया है। बाल यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों में मैंने जैसा कि बताया कि अब जो पनिशमेंट्स हैं वो बहुत स्ट्रिंजेंट कर दिए गए हैं। जो रूल्स बनाए हैं उसमें भी नए प्रावधान ऐसे दिए गए हैं कि उनमें कठोर सज़ा का प्रावधान है, और साथ ही जो प्रिवेंटिव मेजर हैं ताकि ये घटनाएं इस प्रकार की ना हो, बच्चों के प्रति अपराध घटित ना हो, ऐसे प्रावधान उसके अंदर दिए हैं। तो इनका पालन होना बहुत ही आवश्यक है। जितने भी हितधारक हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको चाहिए कि बच्चों की व्यक्तिगत सुरक्षा, उनका मानसिक विकास, उनका शारीरिक विकास और उनके प्रति होने वाले जो लैंगिक अपराध हैं उनके बारे में लगातार बच्चों की अवेयरनेस कार्यक्रम चलाएं। हर जगह उनकी जानकारी दी जाए। जितनी भी संस्थाएं या जो भी कर्मचारी जो उनके कल्याण के कार्य के लिए लगे गए हैं, जो रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन और अन्य सभी मामलों से जो जुड़े हुए जितने भी कर्मी हैं, उनका लगातार सतत उनका पर्यवेक्षण किया जाना, उनका प्रशिक्षण कराया जाना, ये बहुत ही आवश्यक है। पोक्सो अधिनियम में आप ये देखेंगे कि यह जेंडर न्यूट्रल है। इसमें लैंगिक भेदभाव नहीं किया गया। ये महिला पुरुष, जो मेल फीमेल दोनों प्रकार के बच्चों के लिए है। और इसमें बार बार इस बात पर ध्यान दिया गया है कि बच्चों का क्रमिक विकास किस प्रकार से होता रहे। इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं वो सभी चाइल्ड फ्रेंडली हैं। जो एटमॉस्फियर है वो इस प्रकार का रखा जाए जिससे कि बच्चे को ये लगे कि उसकी मदद की जा रही है, और केवल उन्हीं लोगों को बच्चे के पास आ जा दिया जाए जिन के बारे में उसको विश्वास है, वो जानता है कि यह उसके हितधारक हैं, यह उसके हित की बात करेंगे। तो जितने भी ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं, ये सबसे पहले इस बात को वरीयता देनी चाहिए कि वह कार्रवाई बच्चे के हित में है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास किसी बच्चे से संबंधित कोई वीडियो, फोटो जो पोर्नोग्राफिक नेचर का है, यदि आपको जानकारी है तो उसके बारे में सूचना अवश्य दें। और ये सूचना cybercrime.gov.in, आई रिपीट cybercrime.gov.in पर दी जा सकती है, या किसी भी हमारे जो यूनिट्स हैं, SJPU स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, इसको थाने पर या थाना प्रभारी और अन्य पुलिस अधिकारियों के इसके बारे में सूचना दे सकते हैं, और यह सूचना गोपनीय रखी जाती है और इस पर कार्रवाई होगी। राज्य सरकार द्वारा बाल संरक्षण नीति बनाई गई है जिसमें बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए प्रावधान दिए गए हैं, और इसमें उनके लिए जो केयर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए अधिकारियों को नियत किया जाना, स्थान नियत किया जाना, उनके लिए फंड्स की व्यवस्था किया जाना, ये सब बातें उसमें की गई हैं। और इसके लिए जितने भी अपराध हैं जो बच्चों के प्रति यौन अपराध हैं, उन पर जीरो टॉलरेंस की, यानी कि जीरो सहिष्णुता ये अपनाई गई है। किसी भी प्रकार का विचलन, किसी भी प्रकार की ये इसमें छूट नहीं दी जा सकती। यदि कोई व्यक्ति इसमें कोई अपराध करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। तो आप ये सभी को इनको प्रचारित प्रसारित करना चाहिए कि बच्चों के प्रति अपराध में जीरो टॉलरेंस की नीति राज्य सरकार द्वारा अपनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस इसके लिए कृत संकल्प है कि कोई भी यौन अपराध करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। बाल अपराधों के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय बनाए गए हैं, और इसमें तेज़ी से फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह ये कोर्ट काम करती हैं, और इसमें सज़ाएं बहुत तेज़ी से दी जा रही हैं। जितने भी अपराध होते हैं उनका समय रहते इन्वेस्टिगेशन किया जाना, उनका प्रोसिक्यूशन किया जाना और दोषी को दंड दिया जाना, ये बहुत तेज़ी से किया जाता है। और इसके लिए जो हमारी न्यायालय हैं वो ये भी आदेश दे सकती हैं कि यदि कोई अंतरिम सहायता विक्टिम को पहुंचानी है, उसका आदेश कभी भी कर सकते हैं। यदि पोक्सो न्यायालय के द्वारा कोई अंतरिम सहायता देने का आदेश निर्गत किया गया है तो 30 दिवस के अंदर यह सहायता उपलब्ध करानी आवश्यक है। इसी प्रकार चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा यदि कोई आदेश दिया गया है कि बच्चे के भरण पोषण या उसकी सहायता के लिए कोई सहायता उसके आर्थिक रूप से दी जानी है, तो वह भी 7 दिन के अंदर उसको अवश्य ही पूरा कर दिया जाना चाहिए।
तो एक बार मैं पुनः रिवीजन के लिए आपको बता देता हूं कि जो पॉक्सो रूल्स हैं ये 2020 में इनको 9 मार्च 2020 से लागू किया गया है और इसमें अलग अलग यौन अपराधों के संरक्षण अधिनियम के तहत पहली बार पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यौन हमला सेक्सुअल असॉल्ट और यौन उत्पीड़न सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन किया गया है। साथ ही इस अधिनियम में अपराधों की ऐसी स्थितियों में अधिक गंभीर माना गया है यदि अपराध किसी जिम्मेदार अधिकारी या जिम्मेदार स्थान पर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है या एज के अनुसार भी क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। अगर कम एज की बच्ची के साथ इस प्रकार का कोई अपराध किया जाता है तो उसमें भी कठोर कार्रवाई का यानी कि उसमें एग्रीवेटेड उस ऑफेंस के रूप में उसको दर्ज किया गया है जहां बढ़ी हुई सजा का प्रावधान दिया गया है। इसमें लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है, ये जेंडर न्यूट्रल है, इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। इसी प्रकार से जो गंभीर पेनिट्रेटिव यौन प्रताड़ना है उसके मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान पहली बार इसमें किया गया है। पूर्व में जो प्रावधान लागू थे वो थे जो हमारे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 के, इसके तहत रूल्स बनाए गए थे, लेकिन उसके बाद इसको अमेंड किया गया। जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस ये एक्ट, इसमें 2019 में इसका अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है और जिसको भारत के राजपत्र में इसको दिया गया है। ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ये अमेंडेड एक्ट है जो 2019 का है और इसको लागू किया गया है ये हमारा 5 अगस्त 2019 से। ये एक्ट नंबर 25 है 2019 का और इसी के क्रम में जो हमारे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस रूल्स बनाए गए हैं जो 2020 के रूल्स हैं, इनको भी लागू किया गया है। इसी प्रकार जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी जो प्रावधान नए जोड़े गए हैं उनसे कुल मिलाकर एक समग्र व्यवस्था ऐसी तैयार की गई है जिसकी एक SOP तैयार की गई है और ये हमारे हेडक्वार्टर के स्तर से इसको ADG स्तर के अधिकारियों द्वारा मॉनिटर किया जाता है, जिसमें DGP महोदय द्वारा अभी निर्देश दिए गए थे कि जितने भी ऐसे पॉक्सो के मामले हैं जिनमें अभियुक्त के द्वारा जब भी हाई कोर्ट में कोई बेल एप्लीकेशन डाली जाती है तो उसमें किस प्रकार की कार्रवाई होगी। इसमें एक टाइम फ्रेम के अंदर ही उसको देना है और इसके बारे में मैं बता दूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में पॉक्सो एक्ट 2012 के अभियुक्तों द्वारा जो प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र है उसमें इंस्ट्रक्शंस देने के लिए 10 दिन का समय दिया है और इस 10 दिन के समय को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो हमारे जो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी हैं, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है या जितने भी IU हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जो विभिन्न थानों पर इस प्रकार के पॉक्सो के केसेस को हैंडल करते हैं, उनको चाहिए कि इसको बहुत जिम्मेदारी के साथ करें और इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो टाइमलाइन दी है, उसका भी पालन करें। इसमें सबसे पहला है कि इंफॉर्मेशन ऑफ क्राइम टू बी गिवन बाय लोकल पुलिस SJPU टू CWC विदिन 24 आवर्स आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ क्राइम। मैं पहले बता चुका हूँ कि 24 घंटे के अंदर CWC को भी रिपोर्ट करना है। जैसे ही आपके स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट पर या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को या थाने पर किसी बाल यौन अपराध की या बाल अपराध की सूचना मिलती है तो उसको 24 घंटे में आप CWC को सूचित करेंगे। जो CWC ने एक क्रिएशन ऑफ एन असेसमेंट रिपोर्ट और आइडेंटिफाई पर्सन फ्रॉम अमंग्स द पेरेंट्स, गार्जियन, पर्सन इन हुम द चाइल्ड हैज ट्रस्ट और टू नॉमिनेट सपोर्ट पर्सन, ये कार्रवाई ये CWC के द्वारा की जाएगी। वो देखेगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसका कोई साथी हो सकता है, बड़ा भाई, कोई रिश्तेदार आसपास रहने वाला, कि जो बच्चे के हित का ध्यान रखेगा। इसका आइडेंटिफिकेशन का काम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को करना है जो 3 दिन के अंदर इस काम को करेंगे, FIR से 3 दिन के अंदर। इसके बाद जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है वह है सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ बेल एप्लीकेशन बाय लोकल पुलिस या SJPU द्वारा CWC को। जैसे ही बेल एप्लीकेशन पड़ती है उसकी सूचना आपको प्राप्त होती है SJPU, क्योंकि एक नोडल एजेंसी है हमारी जो जिला स्तर पर कार्य करती हैं, तो उसको चाहिए कि इसकी सूचना तत्काल CWC को पहुंचा दे और ये 3 दिन के अंदर डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस से जो डेट ऑफ सर्विस है उसके 3 दिन के अंदर इसको देना पड़ेगा।
और इसके बाद जो टाइमलाइन में है वो 4 दिन का समय दिया गया है गवर्नमेंट एडवोकेट के लिए कि टाइम पीरियड फॉर सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ बेल एप्लीकेशन बाय द लोकल पुलिस और एसजेपीयू अपॉन द चाइल्ड एंड टू अप्राइज इट अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज एंटाइटल्ड अंडर पॉक्सो एक्ट 2012 और पॉक्सो रूल्स 2020। तो ये बच्चे को भी सूचित करना होगा कि आपके ये अधिकार है, इस प्रकार से आपको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, किस प्रकार से सुनवाई होगी, इसके बारे में जानकारी देंगे और इसकी रिपोर्ट 4 दिन के अंदर ये गवर्नमेंट एडवोकेट के ऑफिस में आपकी रिपोर्ट पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद जो है टाइम पीरियड ऑफ CWC एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो हमारे प्रत्येक जनपद में डिल्सा बने हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटी है जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता देने का प्रावधान है, उसमें भी लीगल एड जो दी जाएगी या बेल एप्लीकेशन पर जो सुनवाई होगी उसमें CWC shall also provide detail of information and services entitled to child under POCSO rules। जो सुविधाएं बच्चों को दी जानी है इसमें भी आपको सूचित करना और 5 दिन के अंदर जो नोटिस मिला है बेल एप्लीकेशन का ये CWC को ये कार्रवाई कर देनी है, यानी बच्चे को संसूचित करना, ये कार्रवाई 5 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। इसी प्रकार से जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि टाइम पीरियड फॉर चाइल्ड पेरेंट्स गार्जियन और एनी पर्सन इन whom child has trust and confidence support person to engage counsel of choice for the hearing of the bail application before the high court and the district court। ये बताना पड़ेगा कि कौन ऐसा एडवोकेट हो सकता है, वो अपनी चॉइस का कोई एडवोकेट रख सकते हैं जो विक्टिम है और 5 दिवस के अंदर इसमें बेल एप्लीकेशन ये लोकल पुलिस द्वारा उस बच्चे को दी जानी है। उसके बाद है टाइम पीरियड ऑफ पुलिस अथॉरिटीज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू गवर्नमेंट एडवोकेट अलॉन्ग विद द रिपोर्ट ऑफ सर्विस ऑफ बेल एप्लीकेशन अपॉन विक्टिम एंड CWC रिपोर्ट अप्राइजिंग द चाइल्ड ऑफ एंटाइटल्ड इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज अंडर पॉक्सो रूल्स। और ये जो भी अन्य रिपोर्ट है ये 8 दिवस के अंदर इसको गवर्नमेंट एडवोकेट को पहुंचाना होगा। फिर उसके बाद टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि टाइम पीरियड फॉर CWC टू सबमिट रिपोर्ट बिफोर द हाई कोर्ट रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग लीगल एड प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड। ये कार्य है अब GA ऑफिस का और ये CWC अपना काम जब कर लेगी, रिपोर्ट दे देगी, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा गवर्नमेंट एडवोकेट का और ये बेल एप्लीकेशन कोर्ट के समक्ष पेश की जानी है। इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है SC-LSC, ये हाई कोर्ट की जो कमेटी है उसके बारे में और जो डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी जिला विधिक सहायता प्राधिकरण है इसकी जिम्मेदारी है कि हाई कोर्ट को और ट्रायल कोर्ट को सूचित करेंगे। यदि हाई कोर्ट की कमेटी है वो हाई कोर्ट को सूचित करेगी और जो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड जो अथॉरिटी है वो उसकी काम है कि वो जिला न्यायालय में जो चल रहा है मामला उसके बारे में सूचित करेगी। और क्या लीगल एड दी गई है विक्टिम को ये उसके बारे में भी CWC को बताएगी। CWC द्वारा क्या हेल्प दी जा रही है वो लगातार ऊपर भी सूचित करते रहेंगे कि कोर्ट को पता रहना चाहिए अभी तक CWC द्वारा क्या इसमें सहायता दी गई है। जो टाइम फॉर रजिस्ट्री टू प्लेस द बेल एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट ये है ऑन द 10th डे आफ्टर द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द बेल एप्लीकेशन अपॉन द ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट एडवोकेट एट द हाई कोर्ट। तो इस प्रकार 10 दिन का ये टाइम फ्रेम बनाया गया है। जो केस रजिस्टर होगा उसके बारे में दे दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर, और जो बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई है जो भी आप इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं गवर्नमेंट एडवोकेट का ये दायित्व है कि 10 दिवस में ये हाई कोर्ट के समक्ष वो रख देंगे। इसमें जो टाइमलाइन दी गई है इसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी और इसमें जो पीड़ित हैं या उनके अभिभावक को जो निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के बारे में जो जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई से पहले जो निर्देश दिए गए थे इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसमें DGP महोदय द्वारा एक ADG रैंक के अधिकारी को इसमें नामित कर दिया गया है जिनका काम है कि इसकी समस्त केसेस की मॉनिटरिंग करते हैं। ये स्टेट लेवल की कमेटी है जिसके हेड ADG को बनाया गया है। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिए भी इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में दे विल इंश्योर दैट रिपोर्ट एज डायरेक्टेड इन दिस ऑर्डर आर प्रोड्यूस्ड बाय CWC बिफोर द कोर्ट एंड बेल एप्लीकेशन इज प्लेस्ड इन द कोर्ट। ये CWC के ऊपर नियंत्रण रखेंगे, ये जिला मजिस्ट्रेट को ये दायित्व सौंपा गया है। और रजिस्ट्री
कि ये जिम्मेदारी दी गई है, दे विल इंश्योर दैट चाइल्ड और इट्स पेरेंट्स आर नॉट जॉइंड एज पार्टीज टू द बेल एप्लीकेशन बाय नेम। ये दिया गया, उनको बाय नेम पार्टी नहीं बनाया जाएगा। ये ऐसा इसलिए किया गया कि किसी भी इस प्रोसीडिंग में जितना भी मैंने आपको बताया है, चाहे वो पॉक्सो एक्ट हो, चाहे वो पॉक्सो के रूल्स हो, सभी जगह बड़ा स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे बच्चे की आइडेंटिटी जो इसका यौन हिंसा का शिकार हुआ है, आइडेंटिटी कहीं भी रिवील नहीं करेंगे। किसी भी तरीके से उसको कनेक्ट नहीं किया जा सकता। किसी भी बच्चे के बारे में यह नहीं बताया जाएगा कि उसके माता पिता का क्या नाम है, उसका क्या नाम है, या उसका विद्यालय, या कोई ऐसी बात जिससे कोई भी ये जान सके कि कौन बच्चा है जो हिंसा का शिकार हुआ है। इसलिए इस बात की गोपनीयता और निजता के अधिकार को पूरी तरह से आपको सम्मान करना है, जिससे कि उसकी आइडेंटिटी डाइवर्स ना हो। पॉक्सो के अध्याय 5 में मामलों की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया दी गई है। जैसा कि मैंने बताया कि जो धारा 19 है पॉक्सो की, इसमें दिया गया कि अपराधों को कैसे रिपोर्ट किया जाएगा। इसमें विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को सूचना देने की बात है, और इसमें एक जीडी एंट्री की मैंने बात बताई है। साथ ही ये सूचना पढ़कर सुनाई जाएगी, और जो पुस्तिका वहाँ हमने स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में रखी है, उस पुस्तिका में भी क्रमवार इनको चढ़ाया जाएगा। यदि बच्चा नहीं समझता है उसकी लैंग्वेज, तो उसके लिए दुभाषियों का भी आपको व्यवस्था करानी होगी। ये सभी बातें बताई गई हैं कि जिसमें 24 घंटे के अंदर इसको लेखबद्ध करके उसके बाद CWC को भी इसको सूचित किया जाएगा। पॉक्सो की धारा 20 में प्रावधान है कि कोई भी मीडिया हाउस, पत्रकार, कोई अस्पताल, होटल, लॉज या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार से ऐसा कोई मटेरियल जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल है, जो किसी बच्चे की निजता का हनन करता है, जो उसको गलत तरीके से प्रतिरूपित करता है, ऐसे किसी भी बच्चे की फ़ोटो, वीडियो आदि अपने पास नहीं रखेंगे और ना ही उसको कहीं भी दिखाएंगे। यदि उनके पास है तो उसको नष्ट करेंगे। यदि किसी ऐसे व्यक्ति के पास कोई सूचना है कि कोई इस ऐसी वीडियो, फिल्म आदि जो बच्चे को गलत तरीके से शो करती है किसी के पास है, तो उसकी सूचना अवश्य देगा। ये भी धारा 20 में प्रावधान। इस एक्ट में, पॉक्सो में धारा 21 में ये भी प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 19 के अनुसार जो मैटर रिपोर्ट किया जा रहा है उसको फेल हो जाता रिकॉर्ड करने में, यानी कि बच्चे की FIR नहीं लिखी जा रही, यदि ऐसा कोई त्रुटि करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम करने का प्रावधान है, और ये धारा 21 पॉक्सो के अंतर्गत किया जाएगा। जिस प्रकार से IPC में प्रावधान है कि जो लैंगिक मामले हैं, यौन शोषण के मामले हैं, जिसमें 354 A, B, C, D आदि, इसी प्रकार से 376 के A, B, DA, DB, D, तो इस प्रकार के जो मामले हैं, या 509 IPC के मामले हैं, उनको यदि कोई FIR लिखने से मना करता है और उसमें फेल रहता है, तो ऐसे थानाध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किए जाने का प्रावधान था। ठीक इसी प्रकार से इन मामलों में भी धारा 21 के तहत ऐसे पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रावधान जो धारा 21 में बताना आवश्यक है, यदि धारा 19 के अनुसार कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन, विद्यालय, कॉलेज आदि, कोई ऐसा मामला जो उनके यहाँ घटित हुआ है, बच्चे के साथ कोई यौन शोषण का अपराध हुआ है, उसकी रिपोर्ट अगर SAPU या लोकल पुलिस को देने में विरत रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और ये भी धारा 21 के तहत ही कार्रवाई होगी। कोई भी पुलिस अधिकारी जो बच्चे की FIR नहीं लिखेगा, उसको 6 माह तक की सज़ा हो सकती है। इसी प्रकार कोई भी कंपनी, विद्यालय, प्रधानाचार्य, मैनेजमेंट, अस्पताल, कोई शेल्टर होम, उसके प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी यदि वो इस घटना की कोई अपने उसके सबॉर्डिनेट के द्वारा भी अगर कोई घटना की गई है, अगर उसकी रिपोर्ट पुलिस को नहीं करता, तो उसके बारे में 1 साल की सज़ा का प्रावधान है। पॉक्सो की धारा 22 में यह प्रावधान भी कर दिया गया है कि यदि कोई झूठी सूचना किसी के बारे में देता है कि इसने पॉक्सो का अपराध कारित किया है, और वो घटना, वो सूचना गलत निकलती है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है, जो धारा 22 के
अंतर्गत होगी। फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने पर इसमें 6 माह तक का कैद हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन धारा 22 में एक एक्सेप्शन भी दिया गया है कि यदि इस प्रकार की सूचना, चाहे वो गलत ही सूचना किसी बच्चे के द्वारा दी गई है, तो उस बच्चे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ये एक जनरल एक प्रिंसिपल है कि कहीं भी इस पॉक्सो एक्ट के तहत अगर बच्चे के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है तो उसमें बहुत ही लिबरल व्यू अपनाया गया है, और जो छोटे मामले हैं उनमें बच्चे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। धारा 23 पॉक्सो ये विशेषतया मीडिया के लिए बनाई गई है। मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है। कोई भी व्यक्ति किसी पीड़ित बच्चे की कोई भी जानकारी जिससे कि उसके नाम आदि का ज्ञात हो सके, ऐसी कोई जानकारी शेयर नहीं करेगा। यदि वो करते हैं तो इसमें दंड के भागी होंगे। इस धारा में ये भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई पब्लिशिंग हाउस है, उसके मैनेजर हैं, उसके मालिक हैं, उनके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई हो सकती है। तो कोई भी मीडिया हाउस किसी बच्चे के बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं निकालेगा कि जिससे उसके मान सम्मान को हानि होती है, उसके भविष्य पे इसका असर पड़ सकता है। यदि ऐसी कोई भी घटना कारित करता है, ऐसी कोई सूचना देता है या उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान को उजागर करता है, तब धारा 23 पॉक्सो के अंतर्गत कार्रवाई होगी। धारा 24 पॉक्सो एक्ट में यह प्रावधान दिया गया है कि किस प्रकार से बच्चे का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। बच्चे का बयान रिकॉर्ड करने के लिए जहाँ वह सामान्यता रहता है, जहाँ वह कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करता है, वहाँ बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा या आईओ द्वारा जाकर उसका बयान लिया जाना चाहिए। और ये कोई भी पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं जाएगा, ये सादा वस्त्रों में रहेंगे, उसका बयान दर्ज करेंगे। और प्राथमिकता देनी चाहिए कि कोई महिला पुलिस अधिकारी ही ऐसे बच्चे का बयान दर्ज करे। यदि कोई बच्ची है, कोई बालिका है, उसके साथ अपराध हुआ है, तो अवश्य ही फिर केवल महिला के द्वारा ही उसका बयान अंकित किया जाएगा। और ये उसको भी इंश्योर करना आईओ को कि किसी भी दशा में उस बच्चे की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। बच्चे की निजता व गोपनीयता का ध्यान रखते हुए उसका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। और एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हमेशा हर आईओ को ध्यान रखना होगा, कि किसी भी दशा में बच्चे का सामना उसके जो शोषक है, जो व्यक्ति, जो उसका जो अपराधी है, उसका आमना सामना नहीं होना चाहिए। इससे बच्चे की दशा पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, उसकी हालत खराब हो सकती है। इसलिए कोई भी ऐसा अवसर नहीं देंगे कि जो एक्यूज्ड है उसके सामने लाया जाए। जो बच्चा पीड़ित है उसका अतिशीघ्र बयान मजिस्ट्रेट के द्वारा भी दर्ज करा दिया जाना चाहिए। धारा 164 के अंतर्गत, जो 164 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के समक्ष जो कलमबंद बयान कराए जाते हैं, उसकी व्यवस्था अतिशीघ्र करनी चाहिए। और ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस बच्चे को बिल्कुल सीधा, जैसा वो बोलता है वर्बेटिम, उसका बयान वैसे ही लिखा जाए। यदि उसे किसी की आवश्यकता है, बच्चे को भाषा की कोई समस्या है या कोई स्पेशल चाइल्ड है, उसे किसी फैसिलिटेटर या ट्रेंड पर्सनल की ज़रूरत है, तो वह भी उसको उपलब्ध कराया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए। साथ ही जो भी बयान उसके द्वारा दिया गया है उसकी कॉपी उसको दे देनी चाहिए। और जब एक फाइनल रिपोर्ट इसमें दी जाती है, जब केस समाप्ति की ओर होता है और आईओ के द्वारा जो रिपोर्ट लगाई जाती है, उसकी प्रति भी इस विक्टिम चाइल्ड को देनी आवश्यक है, और ये मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है। अब हम जो बच्चा हिंसा का शिकार हुआ उसके मेडिकल की बात करेंगे। धारा 27 पॉक्सो ये मेडिकल परीक्षण के बारे में बताती है। यदि वह बालिका है तो उसका परीक्षण महिला डॉक्टर के द्वारा कराया जाना चाहिए। उसके अभिभावक या ऐसा व्यक्ति जिसमें बच्चे का विश्वास हो, उसको वहाँ रखना चाहिए। और साथ ही जो भी 164A के अंतर्गत जो बयान कराए जा रहे हैं, उसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो पेरेंट्स हैं या जो उसके हितधारक हैं वो आसपास रहे। और इसमें कोई भी ऐसा प्रश्न जो से कि बच्चा ऐसा है जो हो सकता है, या ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं करना चाहिए जिससे बच्चे के मानसिक विकास पर या उसके शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े।
चैप्टर 7 पोक्सो एक्ट का ये स्पेशल कोर्ट्स की बात करता है। इसमें धारा 28 है जिसमें विशेष न्यायालय जो पोक्सो के मामलों को देखेंगे ये बनाए गए हैं। ये स्पीडी ट्रायल के लिए बना दिए गए हैं और ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जो बड़ी जल्दी से तेज़ी से निपटते हैं। इसमें जल्दी जब अपराधी को सज़ा मिलती है तो इस पर जो नए अपराध होने वाले हैं उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। धारा 29 पोक्सो एक्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो ओनस ऑफ प्रूफ है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो शिफ्ट हो गया है किसकी तरफ? एक्यूज्ड की तरफ। अमूमन अन्य केसेस में हम देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है कि यह अपराध उसने किया, एक्यूज्ड ने किया है बियॉन्ड ऑल डाउट्स। लेकिन इसमें दिया गया है प्रावधान कि द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, इसमें जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि उसने ये अपराध किया है। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने जो अपराध कमिट किया है या अबेट किया है या अटेम्प्ट किया है, और जो सेक्शंस हैं हमारे 3, 5, 7, 9, इन सभी अपराधों में ये कोर्ट इट शैल प्रिज्यूम दैट द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय दैट एक्यूज्ड। तो साथियों, ये वीडियो इसलिए बनाया गया है क्योंकि पॉक्सो एक्ट की जो धारा 43 है, 43 है, उसमें यह प्रावधान दिया गया है कि इस अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता फैलाई जाएगी और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार का और हम सभी अधिकारियों का ये दायित्व है कि हम न केवल विक्टिम को बल्कि इससे जुड़े हुए सभी हितधारकों को इसके प्रावधानों के बारे में जानकारी दें। इसी उद्देश्य से ये ट्रेनिंग वीडियो तैयार किया गया है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम वर्ष 2020, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस रूल्स 2020, इसके बारे में भी जो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें अवेयरनेस जनरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में हमारा रूल नंबर 3 है, जो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और द केस में भी स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर एज अप्रोप्रिएट एजुकेशनल मटीरियल एंड करिकुलम ऑफ चिल्ड्रन informing them about various aspects of personal safety, including the first है the measures to protect their physical and virtual identity and to safeguard their emotional and mental well-being, यानी कि उनकी शारीरिक और आभासी पहचान की सुरक्षा और भावनात्मक तथा मानसिक भलाई की रक्षा करने के उपाय करने होंगे। दूसरा है प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, उन्हें लैंगिक अपराधों से बचाना है। थर्ड है रिपोर्टिंग मैकेनिज्म इंक्लूडिंग चाइल्ड हेल्पलाइन लाइक 1098 सर्विसेज, और ये चाइल्ड हेल्पलाइन हमारी काफ़ी पॉपुलर रही है 1098, जिस पर बच्चे अपने उत्पीड़न के संबंध में शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद है सूटेबल मटीरियल एंड इंफॉर्मेशन में भी डिसैमिनेटेड बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स इन ऑल पब्लिक प्लेसेस सच एज पंचायत भवन, कम्युनिटी सेंटर, स्कूल्स, कॉलेजेस एट्सेट्रा। तो इसमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जहाँ भी लोगों का ज़्यादा संख्या में आना जाना होता है, अधिक फुटफॉल होता है, जैसे मॉल है, सिनेमा हॉल है, या स्कूल, कॉलेज, सड़क, बाज़ार, ऐसे सभी स्थानों पर इस तरह के मटेरियल से प्रचार प्रसार करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि इसमें यूट्यूब में जो ये दी जा रही है आपको वीडियो, इसके प्रचार प्रसार के लिए भी आप स्वतंत्र हैं। आप कहीं भी इसको प्रशिक्षण के उद्देश्य से या अवेयरनेस कैंपेन के उद्देश्य से शेयर कर सकते हैं। The central government, every state government shall take all suitable measures to spread awareness about possible risks, vulnerabilities, signs of abuse, information about rights of children under the Act, along with access to support and services available for children. जो इससे पूर्व का ये वीडियो था उसमें हमने बताया था कि किस प्रकार की सपोर्ट सर्विसेज पुलिस के पास और अन्य सरकारी संस्थाओं में उपलब्ध है, जिस पे मैंने बताया SJPU, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर एट एवरी पुलिस स्टेशन, एंड उसके साथ ही कई यहाँ पर वन स्टॉप सेंटर, जुवेनाइल होम, केयर होम, सेफ्टी प्लेसेस, इस प्रकार की जगह उपलब्ध हैं जहाँ बच्चों को रखा जाता है। दूसरा है कि एनी इंस्टीट्यूशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर एक विद्यालय के लिए, हर संस्था के लिए ये क्लॉज बेहद महत्वपूर्ण है, जो रूल नंबर 3 का सब रूल 4 है। इसमें दिया है कि एनी इंस्टीट्यूशन हाउसिंग चिल्ड्रन और कमिंग इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद चिल्ड्रन इंक्लूडिंग स्कूल्स, क्रैचेस, स्पोर्ट्स एकेडमीज और एनी अदर फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन
must ensure a police verification and background check on periodic basis of every staff. हर स्टाफ का, चाहे वो एकेडमिक हो, परमानेंट, टेम्परेरी, उन सब का पुलिस वेरिफिकेशन आवश्यक है। उनका बैकग्राउंड चेक ये भी पीरियोडिक तौर पर, नियमित तौर से हमें कराते रहना चाहिए। और ये कोई भी कर्मचारी नॉन टीचिंग, रेगुलर, कॉन्ट्रैक्चुअल या एनी अदर पर्सन एम्प्लॉय of such institution coming in contact with child. Such institution shall also ensure that periodic training is organized for sensitizing them on child safety and protection. इन सभी संस्थाओं को चाहिए कि अपने सभी कर्मचारियों के लिए वे लगातार प्रशिक्षण के सत्र और रिफ्रेशर कोर्सेज चलाते रहें, जिनसे कि वो सभी संवेदी हो जाएं, उनका संवेदीकरण हो, वो सेंसिटाइज्ड रहें इन समस्याओं के प्रति। अगला नियम है कि the respective government shall formulate a child protection policy based on the principle of zero tolerance or violence against children. जो बच्चों के प्रति यौन हिंसा है उसके बारे में मैं पूर्व में बता चुका कि शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी, जिसे उत्तर प्रदेश में अपनाया गया है। और ये पुलिस के द्वारा बहुत ही जरूरी है कि ऐसे मामलों में हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर कारगर कार्रवाई करें। Next है the central government and every state government shall provide periodic training including orientation programs, sensitization program, workshops and refresher courses to all persons, whether regular or contractual, coming in contact with children to sensitize them about child safety, protection and educate them regarding their responsibility under the Act. Orientation program and intensive courses may also be organized for police personnel and forensic experts for building their capacities in their respective roles on a regular basis. और इन ट्रेनिंग के लिए हमने यूनिसेफ को अपने साथ लगाया है। यूनिसेफ के हमारे एक प्रतिनिधि यहाँ लगातार ट्रेनिंग कैंप्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा रहे हैं और नियमित तौर से इसकी ट्रेनिंग चल रही है। सभी को चाहिए कि इस ट्रेनिंग का भरपूर सदुपयोग करें और मैं नेक्स्ट टाइम से इसके भी ट्रेनिंग सेशंस के वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4, प्रोसीजर रिगार्डिंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। इसमें दिया है कि वेयर एनी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट SJPU, जिसको हम लोकल पुलिस के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उस पर ये रहती है, इफ़ दे रिसीव एनी इंफॉर्मेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट फ्रॉम एनी पर्सन इंक्लूडिंग द चाइल्ड, the SJPU or local police receiving the report of such information shall forthwith disclose to the person making the report the following details: his or her name and designation, the address and telephone number, the name, designation and contact details of officer who supervises the officer receiving the information. अभी तक मैंने सूचना के बारे में बताया था कि अपराध की सूचना अगर किसी बच्चे के द्वारा या उसके पेरेंट्स के द्वारा या किसी हितधारक द्वारा ये SJPU पर दी जाती है। अब यहाँ रूल नंबर 4 कहता है कि यदि ये सूचना दी जाती है तो किस व्यक्ति को दी जा रही है, उसकी यह जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो हमारा पुलिस अधिकारी है, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी है या थाने का भार साधक अधिकारी है या कोई अन्य व्यक्ति है, उसको चाहिए कि उसको सबसे पहले अपना वह नाम बताएगा, जिससे कि जो विक्टिम है उसका नाम नोट कर ले कि हमने किसको शिकायत की थी और इसका नाम, टेलीफोन नंबर आदि, एड्रेस, ये सब देना उसकी जिम्मेदारी कर दी गई है। नेक्स्ट है इसमें कि इफ एनी सच इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट इज रिसीव्ड बाय द चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, द चाइल्ड हेल्पलाइन शैल इमीडिएटली रिपोर्ट सच इंटीमेशन टू SJPU और लोकल पुलिस। जो हमारी 112 यूनिवर्सल हेल्पलाइन है या 1098 है, इसकी अगर गाड़ी या इसकी यूनिट कहीं वहाँ बच्चे पर जो अपराध हुआ है उसके बारे में अगर वहाँ पहुँचती है तो उसको चाहिए कि उसके तत्काल सूचना बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को अवश्य दे दें, जिससे कि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। नेक्स्ट है इसमें वेयर एन SJPU और लोकल पुलिस एज द केस में बी रिसीव्स इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेंट इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 of the Act in respect of an offence that has been committed or attempted or likely to be committed, the authority concerned shall, where applicable, उसका प्रोसीजर दिया है कि SJPU में या लोकल पुलिस में जब रिपोर्ट की जाती है तो वो कैसे दर्ज की जाएगी, मैं एक्ट के अनुसार आपको बता चुका। रूल्स में भी ये पूरी व्याख्या दी हुई है, जो पॉक्सो रूल्स हैं 2020 के, उसमें भी प्रोसीजर दिया हुआ है। नंबर 1, प्रोसीड टू रिकॉर्ड एंड रजिस्टर a FIR।
as per the provisions of section 154 and furnish a copy thereof free of cost to the person making such report। ये मैं बता चुका हूँ कि जैसे FIR का प्रोविज़न है, धारा 154 CRPC के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बारे में मैंने एक वीडियो बनाकर पहले शेयर किया था, और उसी प्रकार से उस धारा के अंतर्गत उसकी FIR वहाँ पंजीकृत हो जानी चाहिए। दूसरा, where the child needs emergency medical care as described under subsection 5 of section 19 of the Act or under these rules, arrange for the child to access such care in accordance with rule number 6। सबसे पहले ध्यान देना होगा कि बच्चे के लिए जो मेडिकल आवश्यकताएं हैं वह सबसे पहले पूरी करनी होगी। इसके लिए ये नहीं देखा जाएगा कि अभी GD एंट्री नहीं हुई है, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, इसका इंतजार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर द चाइल्ड नीड्स इमरजेंसी मेडिकल केयर एज डिस्क्राइब्ड अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट और अंडर दीज रूल्स, अरेंज फॉर द चाइल्ड टू एक्सेस सच केयर इन अकॉर्डेंस विद रूल नंबर 6। ये मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, टेक द चाइल्ड टू द हॉस्पिटल फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट। अब बच्चे का मेडिकल परीक्षण किया जाना, उसके बारे में बता चुका हूँ कि प्रेफरेबली किसी महिला डॉक्टर द्वारा किया जाए, और जो महिला विक्टिम है, जो बच्ची है, कोई बालिका है, उसका तो अवश्य ही महिला के द्वारा किया जाना चाहिए। उसके बाद है, एंश्योर दैट द सैंपल्स कलेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ फॉरेंसिक टेस्ट सेंड टू फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री इमीडिएटली। ये मैं पहले अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि ऐसे मामले जो भी एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं वो FSL को अतिशीघ्र भेजे जाए और उसकी रिपोर्ट प्राप्त की जाए। नेक्स्ट है, इसमें इन्फॉर्म द चाइल्ड एंड चाइल्ड्स पेरेंट और गार्जियन or other person in whom the child has trust and confidence of the availability of support services including counseling, and assist them in contacting the person who are responsible for providing these services and relief। ये बच्चे को आपको सूचना देनी होगी। किसी बच्चे को ये सब जानकारी नहीं होती पहले से कि उसको क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, क्या प्रोसीजर होगा, आगे क्या करना है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो उसको सहायता दे सकती हैं, इसके बारे में जानकारी देना भी ये स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का है, और तत्काल इसको सूचना दी जाएगी। नेक्स्ट है, इन्फॉर्म द चाइल्ड एंड चाइल्ड पेरेंट एंड गार्जियन और अदर पर्सन इन whom the child has trust or confidence as to right of the child to legal advice and counsel and right to be represented by a lawyer in accordance with the section 40 of this act। ये भी बच्चे को बताना पड़ेगा कि उसके क्या अधिकार है। वो कोई लॉयर भी रख सकता है, उसके थ्रू अपनी बात कह सकता है, या कोई आदमी जो जिसके अंदर उसका ट्रस्ट हो, उसके पेरेंट्स हो, उनको भी अपनी सहायता के लिए रख सकता है। तो इस प्रकार से ये जो रूल्स हैं उसमें कई बातें इस प्रकार की दी गई हैं जो एक्ट में भी हैं, लेकिन उनको विस्तार पूर्वक बता दिया गया है। जैसे इसका रूल नंबर 5 है कि दुभाषिया, अनुवादक, विशेष शिक्षक या विशेषज्ञ और सहायक व्यक्ति, इनकी सहायता भी उपलब्ध कराई जा सकती है, और इन सब का विवरण जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी है उसको रखना चाहिए, अपने रिकॉर्ड में रखना चाहिए, और बच्चे को ये तत्काल उस सारी सूचनाएं उपलब्ध करा देनी चाहिए। यदि उसकी आवश्यकता है तो उसको बुला भी लेना चाहिए, उसके लिए जो पेमेंट है वो भी सरकारी खर्चे पर होता है। विशेष राहत के बारे में ये दिया हुआ है प्रावधान, विधिक सहायता और मदद किस प्रकार से दी जाएगी। जो विधिक सहायता है मदद के लिए, इसमें CWC और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे DLS कहा जाता है, वो सिफारिश करेगा, और उसके बाद जो विधिक सेवा प्राधिकरण है वह अपने उपबंधों के अधीन इसको सहायता देंगे। इसमें विशेष राहत की बात की गई है कि विशेष राहत के लिए भोजन, कपड़ा, परिवहन, अन्य आकस्मिक आवश्यकता, इसके लिए CWC उसमें तुरंत भुगतान के लिए कर सकती है कार्रवाई, और इसमें जो DLSA है वो भी धारा 357 के अनुसार कार्रवाई करता है। राज्य के द्वारा निपटारे के लिए निधि रखी जाती है DCPU में, डिस्ट्रिक्ट के लिए जो प्रोटेक्शन यूनिट बनाई गई है उसमें इस तरह की राशि का प्रावधान दिया गया है। इसी प्रकार से जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके अंतर्गत भी एक निधि रखी जाती है, उसके आकस्मिक रकम से इसका भुगतान किया जा सकता है, और CWC के प्राप्त सिफारिश के आधार पर 1 सप्ताह के अंदर ये भुगतान किया जाना आवश्यक है। मुआवजे के लिए मैंने बताया था कि विशेष न्यायालय कोई भी उचित मामले में स्वयं या बालकों द्वारा या उसके द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर अंतरिम मुआवजे के लिए आदेश पारित कर सकते हैं, और ये किसी भी समय हो सकता है, ये ट्रायल से पहले भी हो सकता है। और जहां विशेष न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, उसमें 357 कै की उपधारा 2 और उपधारा 3 के साथ पठित ये धारा 33 के अधीन निम्नलिखित सहित
पीड़ित पहुंचे नुकसान या चोट से संबंधित प्रासंगिक कारकों को ध्यान से पढ़कर पीड़ित के लिए मुआवजा देने का निर्देश देगा। जो मुआवजे की राशि होगी किस आधार पर दी जाएगी उसके बारे में आधार दिए गए हैं। ये सब पॉक्सो रूल्स 2020 की हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें दिया गया है कि किस प्रकार का मुआवजा मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि दुर्व्यवहार का प्रकार क्या था, अपराध की गंभीरता, बालक को क्या मानसिक और शारीरिक हानि हुई है, उसके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा है, अपराध के परिणाम स्वरूप मानसिक आघात कैसा है, उसकी चोट, चिकित्सा उपचार, अपराध की जांच, परीक्षण आदि के जो अवसर हैं उसमें क्या हानियां हुई हैं, अपराध के परिणाम स्वरूप उसका रोजगार का नुकसान, मानसिक आघात या कोई अन्य हानि हुई हो, अपराधी का बालक से संबंध क्या है, दुर्व्यवहार एक अलग घटना थी या समय समय पर दुर्व्यवहार हुआ, क्या अपराध के परिणाम स्वरूप बच्ची गर्भवती हो गई या अपराध के परिणाम स्वरूप बालक यौन संचारित बीमारी किसी एसटीडी के संपर्क में आया, जैसे एड्स की बीमारी हो जाती है। इसी प्रकार से अपराध के परिणाम स्वरूप बालक में कोई यदि दिव्यांगता आई हो या बालक की वित्तीय दशा जिसके विरुद्ध अपराध किया गया हो, तो जिसे भी अन्य कारक को जो विशेष न्यायालय उपयुक्त समझता उसके आधार पर मुआवजे की राशि तय करेगा। और राज्य सरकार द्वारा पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति निधि या अन्य स्कीम के द्वारा ये मुआवजा या पुनर्वास करने के लिए उसको 357 का सीआरपीसी के अंतर्गत भी मुआवजे की राशि दी जाएगी। जो बालक को सम्मिलित करने वाली जो अश्लील सामग्री है उसकी रिपोर्टिंग मैंने बताया कि साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर देनी होगी और ये नियमों में भी इसको दिखा दिया गया है। अधिनियम का कार्यान्वयन और निगरानी के बारे में भी दिया गया है कि किस प्रकार से कौन इसको ओवरसी करेगा। इसमें बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005 का हवाला दिया गया है, जिसमें हमने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो NCPCR बोलते हैं, जिसमें नेशनल कमीशन है, और स्टेट में भी इसी प्रकार के कमीशन बनाए गए हैं जिसको राज्य बाल संरक्षण आयोग कहा गया है, SCPCR। तो इनका कार्य है कि राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायालयों की अभिहित उसकी निगरानी की जाएगी। इनके द्वारा राज्य सरकारों द्वारा विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जाएगी। गैर सरकारी संगठन विशेषज्ञ बालक सहायता के लिए उनका पूर्व परीक्षण चरण या मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपयोग को निगरानी के लिए मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बालकों के विकास से जुड़े संबंधित ज्ञान वाले व्यक्तियों के उपयोग के लिए राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम की धारा 39 में वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांतों के निरूपण की निगरानी की जाएगी। ये सभी काम जो बालकों के संबंध में जो हमारा जो केंद्रीय सरकार का कमीशन, केंद्रीय कमीशन बनाया गया है और इसी प्रकार से राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है, इनका काम है कि ये चीज़ों को इंश्योर करेंगे। ये प्रशिक्षण मॉड्यूल भी तैयार करेंगे जिससे कि इन सभी नियमों का, एक्ट के प्रावधानों का सभी जगह प्रचार प्रसार हो सके। बालकों के साथ साथ उनके माता पिता और अभिभावक उनको भी उपबंधों से अवगत कराएंगे। जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसका क्या अधिकार क्षेत्र है, किस तरह से बनती है, क्या कार्य करते हैं, उसके बारे में भी इसकी जानकारी देंगे। दुर्व्यवहार के या पॉक्सो संबंधी जो मामले हैं, अपराध घटित हुए हैं, उनकी जानकारी, उनके बारे में आंकड़ा संग्रह करना भी इनका कार्य होगा। इस अधिनियम के तहत यानी पॉक्सो के नियम के तहत, अधिनियम के तहत अपराधों के पीड़ितों को देखरेख और आपातकालीन चिकित्सा या देखभाल, चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था सहित सुरक्षा की व्यवस्था, उसका विवरण भी रखेंगे। और कई ऐसे मामले जिनमें CWC द्वारा बालकों की देखभाल व सुरक्षा की आवश्यकता का आकलन किया गया है, वो उसका भी विवरण मांग सकते हैं। तो अधिकारियों को अधिनियम के अधीन जो डाटा एकत्र करने और इस तरह के डाटा को केंद्र सरकार और राज्य सरकार NCPCR, SCPCR के साथ साझा करने का आदेश प्राप्त है। इस प्रकार से मैं एक बार अंत में इस जो पॉक्सो से संबंधित हमारा एक्ट है, पॉक्सो रूल्स हैं, उसमें जो बातें आई हैं, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको एक बार एक क्विक रिकैप करता हूँ। और इसमें है कि सूचना और सेवाएं प्राप्त करने के लिए यौन शोषण पीड़ित बालकों का क्या क्या अधिकार है। नंबर 1 है कि FIR की प्रति उनको निःशुल्क प्राप्त होगी। दूसरा है कि पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व संरक्षण दिया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। सिविल अस्पताल या PSC आदि से शीघ्र और निःशुल्क चिकित्सीय परीक्षण उनका किया जाएगा। मानसिक और मनोवैज्ञानिक कुशलता के लिए परामर्श और सलाह वो प्राप्त कर सकते हैं। महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बालक के बयान को रिकॉर्डिंग के साथ बालक के घर या बालक के लिए सुविधाजनक किसी अन्य स्थान पर ये प्राप्त किया जाएगा। जब अपराध घर या संयुक्त परिवार में हुआ हो
तो वहाँ बालक का किसी व्यक्ति की निगरानी से भरोसा उठ गया हो तो वहाँ बाल देख रेख संस्थान में बच्चे को स्थानांतरित किया जा सकता है। CWC की सिफारिश पर, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो बनाई गई है उसकी सिफारिश पर सहायता या अंतरिम राहत दी जा सकती है। मुकदमे के दौरान उसको आरोपियों से बच्चे को दूर रखना है, ये उसका अधिकार है। जहाँ आवश्यक हो वहाँ दुभाषिया या अनुवादक प्राप्त किया जा सकता है। अक्षम बालक या अन्य विशिष्ट बालक के लिए भी विशेष शिक्षक प्राप्त करना उस बच्चे का अधिकार है। निःशुल्क विधिक सहायता जो DLCA के थ्रू या हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं हाई कोर्ट में काम करती हैं जो विधिक सहायता के लिए कमेटी है, उनसे भी सहायता निःशुल्क मिलेगी। बाल कल्याण समिति यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा समर्थित व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। और शिक्षा जारी रखना, निष्ठा व गोपनीयता को बनाए रखना, ये महत्वपूर्ण प्रावधान है। इस प्रकार से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए 2020 के रूल्स, इसके बारे में हमने आज चर्चा की। जितने भी ऐसे अपराध हैं उनको शीघ्रता से रिपोर्ट किया जाए, उनकी FIR अतिशीघ्र पंजीकृत की जाए, उसमें अग्रिम कार्रवाई जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है उसका पालन किया जाए। यदि हम सभी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और बालकों के प्रति होने वाले अपराधों के प्रति हम सेंसिटाइज रहेंगे, संवेदनशील रहेंगे, तो जो अपराधी हैं वो इस प्रकार के अपराध नहीं करेंगे और इस पर अंकुश लग सकेगा। मैं बच्चों से भी अपील करना चाहूँगा कि अपनी निजता के अधिकार को सम्मान दें। किसी भी प्रकार से अपनी आइडेंटिटी सोशल मीडिया या अन्य किसी अजनबी व्यक्ति को ना बताएं, जिससे कि उनके एक्सप्लॉयटेशन की संभावना बढ़ जाती है। और यदि आपके साथ कोई अपराध होता है तो कृपया चुप ना रहें, रेज योर वॉइस, अपनी बात अपने जो जो हितैषी हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके और हितधारक हैं, या थाने पर पुलिस के जो वेलफेयर पुलिस अधिकारी हैं और जो हमारी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है उसको अवश्य दें। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी ऐसी सभी शिकायतों को सुनने के लिए तत्पर रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं कि इस प्रकार का कोई अपराध ना हो। जय हिंद।